आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक बहुत ही एजुकेटिव यानी वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम लोग इसके बारे में ये चर्चा करेंगे कि भारतवर्ष में जो आर्थिक सुधार हुए हैं उन आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि क्या रही है और ऐसी ये कौन सी ये जरूरतें पड़ी जिससे कि यानी कि भारतवर्ष में आर्थिक सुधारों को लागू करना पड़ा। तो इसमें हम लोग यानी कि सबसे पहले इस चीज को जानेंगे कि भारतवर्ष में आर्थिक सुधार का मतलब क्या है। हम लोग जिसको इकोनॉमिक यानी रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो भारतवर्ष में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है वो 1991 में यानी 1991 में, और उस समय ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उसी सरकार के स्टीवर्डशिप में और उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आगे चल करके यानी कि भारतवर्ष के ये प्रधानमंत्री भी बने। तो उन्हीं के ये कुशल ये निर्देशन में भारतवर्ष में आर्थिक यानी कि सुधारों की ये शुरुआत हुई। और इसको ये टेक्निकली बोला जाता है कि न्यू इकोनॉमिक ये पॉलिसी NEP। अब हम लोग को इस चीज को ये समझना होगा कि यानी कि अगर हम लोग इसको ये नई आर्थिक नीति ये बोलते हैं तो ये जो आर्थिक नीति थी वो ये किस मामले में ये पहले की आर्थिक नीतियों से वो फंडामेंटली वो डिफरेंट थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज को ये समझें कि जब हम लोगों का देश जब आजाद हुआ तो आजादी के टाइम पे हमारी इकोनॉमी की हालत ये बहुत ही खस्ते हाल थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के तहत और लगभग ये 250 सालों से भी ऊपर समय तक यानी कि भारतवर्ष को ये लूट लिया गया, एक प्रकार से ये प्लंडर कर लिया गया। और हमारे जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो अनसस्टेनेबल लेवल तक यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ये की गई। क्योंकि जो अंग्रेज यानी भारतवर्ष में आए थे तो उनका मकसद यानी कि आप समझिए कि ये पॉलिटिकल से ज्यादा इकोनॉमिक था। यानी कि भारतवर्ष में कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि जो औपनिवेशिक सत्ता थी यानी कि अंग्रेजों का जो ये शासन था उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य जो है वो आर्थिक था। और अंग्रेजी हुकूमत जो है ये भारतवर्ष के आर्थिक ये संसाधनों को हमारे ये धन का वो दोहन करना चाहती थी, और जिसके लिए कि उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में, बहुत ही प्लान्ड मैनर में और डिसिप्लिन मैनर में और सस्टेनेबल बेसिस पे उन लोगों ने एक ऐसा ये सिस्टम तैयार किया ये भारतवर्ष के अंदर जिससे कि हमारा ये कृषि क्षेत्र यानी कि ये बैकवर्ड होते चला गया। हमारे ये कृषि के क्षेत्र में यानी कि ये किसी भी प्रकार की ये प्रोग्रेस ये ना हुई, और जिसका कि ये प्रमुख कारण जो है वो भारतवर्ष में ये लैंड सेटलमेंट का जो सिस्टम, ये जमींदारी प्रथा जो आपको यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि भारतीय किसानों के लिए बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव थी, ये उसके ये प्रमुखतम ये कारणों में से एक है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उन लोगों ने एक्सप्लॉयट किया और भारतीय किसानों के हित के लिए उन लोगों ने ये कोई भी एक कार्य नहीं किया। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो भारतवर्ष में ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिए यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ये कोई भी ये गंभीर प्रयास नहीं किए गए। और भारतवर्ष में उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतवर्ष की इकोनॉमी को एक सैटेलाइट इकोनॉमी ये बना दी जाए। ये किसकी? तो यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी की। और भारतवर्ष को उन लोगों ने रॉ मटेरियल्स यानी कि एक कच्चा सामान के एक्सपोर्टर के रूप में उन लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ये बदल दी, और हमारे यहाँ से वो लोग ये रॉ मटेरियल्स को बहुत ही यानी कि औने पौने दाम में वो लोग वहां पे लेकर के जाते थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में, और ये ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में उसका ये फिनिश प्रोडक्ट्स ये तैयार होता था, और उन ये प्रोडक्ट्स को वो लोग यानी भारतवर्ष में ही आकर के वो बेचते थे। और इस पूरे ये प्रोसेस में जो वेल्थ जनरेशन होती थी
उस ये वेल्थ जनरेशन का सारा शेयर वो अपने पास वो रखते थे। तो भारतवर्ष के इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इंप्रूव करने के लिए उन लोगों ने ये कोई प्रयास नहीं किया। और भारतवर्ष में ये ट्रेडिशनली यानी कि अंग्रेजों के आने के ये पहले से जो हम लोग के यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी, जेम्स और ज्वेलरी के जो काम होते थे, महीन और बहुत ये कुशल ये कारीगर जो होते थे, ये सब सारी जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी ये भारतवर्ष में उन लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में और ये प्लान्ड मैनर में उस सारे इंडस्ट्रीज को उन लोगों ने ये जमींदोज कर दिया, मतलब कि ये खत्म कर दिया। इसको ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने आपको डी इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया और इसके स्थान पे ये भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था को उन लोगों ने रॉ मटेरियल्स के एक निर्यातक ये देश के रूप में हमारी आर्थिक व्यवस्था को ये तब्दील कर दिया और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते थे उसको ला करके वो लोग ये भारतवर्ष में बेचते थे। यानी कि भारतवर्ष एक मार्केट थी जिस मार्केट में वो लोग अपने यहाँ के ये प्रोडक्ट को ला करके बेचते थे और इस पूरे ये प्रोसेस में जो वेल्थ जनरेट होती थी या एक प्रकार से वेल्थ की उन लोगों ने ये ड्रेनिंग कर ली। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हालत ये खस्ते हाल, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी हालत ये खस्ते हाल। और हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्टोरल ये लिंकेजेस होती हैं। यानी कि अगर आपके यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर वो कमजोर है तो उसका इफेक्ट जो है ये सर्विस सेक्टर के भी ऊपर पड़ता है। तो सर्विस सेक्टर भी ये कमजोर थी। यानी कि ये कुल मिलाकर के जो भारतवर्ष की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक ये व्यवस्था यानी हमारे देश की जो इकोनॉमी जो थी वो ना केवल ये बैकवर्ड ये टेंडेंसी को शो कर रही थी बल्कि वो स्टैग्नेंट भी थी। यानी उसमें एक प्रकार की आपको ये जड़ता आ गई थी। तो फिर वैसी स्थिति में जब हमारा ये देश आजाद हुआ तो हमारे उस समय के जो यानी कि जो ये पॉलिटिकल ये लीडरशिप थी हमारी कंट्री में, तो उसको ये विरासत में एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम मिला था जो कि जीर्ण और शीर्ण और जो कि एक लंबे टाइम से जिसको एक्सप्लॉइट किया गया था ये ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। तो वहां से उस आर्थिक व्यवस्था को ये ट्रैक पे ये चढ़ाना और एक निश्चित और यानी कि डेवलपमेंट की ये दिशा में उसको आगे ले जाना ये एक बहुत बड़ी ये चुनौती थी। तो वैसे टाइम में जो हमारे देश की ये पॉलिटिकल ये लीडरशिप थी, ये पॉलिटिकल ये लीडरशिप ने बहुत ही सोच विचार करके और मिक्स्ड इकोनॉमी के ये मॉडल को अपनाया हमारे देश में, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था ये जिसमें कि यानी कि प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका होगी और ये गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि ये पब्लिक सेक्टर की भी ये भूमिका होगी। लेकिन स्थिति उस समय ऐसी थी कि चूंकि ये भारतवर्ष को यानी स्क्रैच से स्टार्ट करना था, बिल्कुल ये यानी कि जीरो क्या ये माइनस से स्टार्ट करना था अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट की ये जर्नी को। तो वैसी स्थिति में जो गवर्नमेंट जो है उसने यानी कि लीड रोल को अपनाया इकोनॉमी में। यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था थी हमारी, उस आर्थिक व्यवस्था में जो गवर्नमेंट की भूमिका है यानी कि जो ये आपको ये पब्लिक सेक्टर की भूमिका है उसको ये प्रमुख भूमिका ये दी गई। यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेंट हुआ और प्राइवेट सेक्टर को एक लिमिटेड मैनर में ही हमारे देश के इकोनॉमिक यानी कि स्फीयर में उसको स्थान ये दिया गया। अब उसके भी पीछे ये कारण थे। एक तो ये था कि एक तरफ तो उस समय की जो यानी पॉलिटिकल ये लीडरशिप थी उसका आइडियोलॉजिकल इंक्लाइनेशन जो है ये सोशलिज्म की तरफ था, ये समाजवाद की तरफ था। और भारतवर्ष की उस समय जैसी आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी तो वैसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इकोनॉमी के डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कंट्री के अंदर ये पूर्ण रूपेण ये नहीं छोड़ी जा सकती थी। उसके पीछे का ये कारण है
कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के उद्देश्य से काम करता है। यानी कि बाहर से चाहे ये जो कुछ भी हो, लेकिन जो ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं या प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो प्राइवेट सेक्टर का एकमात्र मोटो जो है ये प्रॉफिट, ये मैक्सिमाइजेशन होता है। यही वो मेन डिसिप्लिनरी ये फोर्स है जिस फोर्स से वो उनकी सारी एक्टिविटीज संचालित होती है। तो एक ऐसा देश, जो देश अभी हाल फिलहाल में ही स्वतंत्र हुआ है और जिस देश को सैकड़ों सालों तक सरकार के द्वारा यानी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ये लूटा गया है, और जिस देश में इतनी गरीबी ये प्रिवेल कर रही है, और जिस देश के अंदर जो सामाजिक विषमता है वो इतनी ये ज्यादा है, जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, तो वैसे देश में ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये महती भूमिका ये यानी उसको लीड रोल ये नहीं दिया जा सकता था कि आर्थिक विकास में उसका ये लीड रोल हो। तो एक तरफ तो आइडियोलॉजिकल इंक्लाइनेशन था, मतलब उस समय की जो ये लीडरशिप जो थी, उस ये लीडरशिप को ऐसा लगा या वो लोग ऐसा महसूस करते थे कि भारतवर्ष में आर्थिक और सामाजिक विकास को अगर ये लाना है या भारतवर्ष में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को अगर ये मिटाना है, तो वैसी स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर को यानी कि गवर्नमेंट को एक लीडिंग रोल, एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी, यानी कि आर्थिक जो हमारी व्यवस्था है उस ये व्यवस्था के अंदर। तो इस कारण ये पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्रमुख भूमिका ये सौंपी गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को ये बिल्कुल ये रूल आउट कर दिया गया, इकोनॉमी में उसको कोई यानी कि उसको स्थान ही नहीं मिला, ऐसी बात नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका थी, लेकिन उसकी भूमिका लिमिटेड थी और बहुत मामलों में वो सप्लीमेंट्री भूमिका थी, यानी कि एक सहयोगी की भूमिका थी। लेकिन जो इकोनॉमी के ये कमांडिंग हाइट्स थे, तो उनके ऊपर जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल जो है ये पब्लिक सेक्टर को दिया गया। फिर दूसरी तरफ एक और कंपल्सन था कि उस समय जब देश हमारा ये स्वतंत्र हुआ तो ये प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब हमारे देश के ये प्राइवेट सेक्टर के पास इतना ये धन नहीं था, इतना ये कैपिटल नहीं थी कि वो भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से संबंधित या हैवी इंडस्ट्रीज को स्थापित करने से संबंधित या इस देश के ये निर्माण में जो फाउंडेशनल वर्क्स होते हैं उन फाउंडेशनल वर्क्स को ये करने से संबंधित जितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े उतना इन्वेस्टमेंट ये प्राइवेट सेक्टर के पास ये मौजूद नहीं था। यानी कि समझ लीजिए पैसे का अभाव था, एक्सपर्टीज की अभाव थी। प्राइवेट सेक्टर, हमारे देश का जो मार्केट है वो इतना वो डाइवर्सिफाइड नहीं था। तो ये प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेड भूमिका को रखने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि प्राइवेट सेक्टर यह सक्षम ही नहीं था कि जिस स्केल में यह भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और जिस प्रकार से एक दिशा यह प्रदान की जानी थी हमारी इकोनॉमिक ये जर्नी को, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जर्नी को, वो दिशा ये प्राप्त करने में यानी उसको ये बनाने में ये प्राइवेट सेक्टर ये सक्षम सिद्ध नहीं होता, बिकॉज ऑफ इट्स ओन नेचर। तो एक तो ये बात थी कि प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेंट यानी कि स्टीयरिंग जो रोल है वो नहीं दिया गया। तो और फिर आपको ये भी बात थी कि प्राइवेट सेक्टर मतलब उस समय फॉरेन से भी बहुत सारा हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट ये नहीं आ सकता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी वेयर ए नेशेंट स्टेट, बहुत ही तुरंत का एक जन्मा हुआ राष्ट्र था हमारा देश। तो यहां ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या रहेगी,
और हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश ये स्वतंत्र हुआ था तो उस ये कालखंड में भारतवर्ष में सांप्रदायिकता के आधार पे बहुत ही लार्ज स्केल पे ये दंगे भी हुए थे। तो वैसी स्थिति में ये कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल है कि नहीं है, इस कंट्री में ये सोशल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो इस चीज को लेकर के फॉरेन इन्वेस्टर्स के मन में यह चिंता का होना यह स्वाभाविक था, जिसके के कारण यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने में बहुत ही समस्या थी। और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसके ये शुरुआती समय में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक बारगी अगर आप उसको एंट्री दे दीजिएगा तो फिर आपके कंट्री की जो सोवरेनिटी है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, ये भी ये प्रभावित होगी, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी और बाहरी शक्तियों का इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे देश के यानी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर और डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये होते चला जाएगा। मतलब उस देश को, संबंधित देश को अपनी सोवरेनिटी को भी ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। तो वैसी स्थिति में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी एक लिमिटेड स्कोप था। हमारे देश का जो ये प्राइवेट सेक्टर है उसके पास ना इतना ये धन था, ना इतनी एक्सपर्टीज थी, ना ही इतना ये विश्वास था ये प्राइवेट सेक्टर के पास कि वो इतने ह्यूज अमाउंट में भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में या हमारा जो इकोनॉमिक ये बेस होता है उस बेस को ये यानी कि तैयार करने में वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत ही लिमिटेड यानी भूमिका थी, लिमिटेड उसके स्कोप को रखा गया। तो उसके बाद ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल में यानी कि विस्तृत आर्थिक व्यवस्था के सिस्टम में ज्यादा ये प्रश्रय दिया गया या ज्यादा ये भूमिका दी गई यानी कि ये पब्लिक सेक्टर को। अब ये क्रम जो है, मतलब इसको आप बहुत ही यानी सामान्य अर्थों में समझिए कि ये पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल देने का इकोनॉमी में ये अर्थ है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि ये प्रोडक्शन का काम हुआ, इन्वेस्टमेंट का काम हुआ, एक्सचेंज का काम हुआ, मतलब ये जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उन सारे इकोनॉमी के डिसीजंस को लेने का अधिकार या बिजनेस एक्टिविटीज को या कॉमर्शियल एक्टिविटीज को ये करने का अधिकार जो है ये सरकार को ही आपको दिया गया। और सरकार ने इस काम को संपादित करने के लिए बहुत सारे यानी कि ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसको ये पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि सामान्य तौर पे समझिए कि सरकारी क्षेत्र की जो ये कंपनियां होती हैं या सरकारी क्षेत्र के जो ये कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग जो यानी कि कॉरपोरेशंस होते हैं, तो सरकार ने यानी वैसे ये फैक्ट्रीज की या वैसे इंडस्ट्रीज की या वैसे अंडरटेकिंग्स की ये सरकार ने स्थापना की। यानी कि सरकार जो है ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी को संपादित करती थी। जितने भी ये मेजर इकोनॉमी के डिसीजंस हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते थे। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये दौर एक लंबे टाइम तक ये चला और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में प्रमुख भूमिका जो है ये पब्लिक सेक्टर की रही, यानी कि ये गवर्नमेंट की रही। लेकिन ये धीरे धीरे हम लोग जानते हैं कि हर एक सिस्टम का अपना कुछ अगर प्लस पॉइंट होता है तो उसका कुछ निगेटिव भी ये पॉइंट होता है। तो शुरुआती दौर में तो इसके अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे, यानी कि भारतवर्ष में जो ये पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स थी या जो सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम थे उन लोगों का परफॉर्मेंस भी ये बढ़िया था, ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ये कालांतर में चल करके जैसे जैसे ये समय ये बीतते चला गया वैसे वैसे इन सारे इंस्टीट्यूशंस की, मतलब ये सब सारे जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी यानी कि जो लोग उपक्रम थे उनकी एफिशिएंसी में कमी आने लगी। वहां ये ब्यूरोक्रेटिक यानी बिहेवियर जो है
ये वहां के मैनेजमेंट के द्वारा ये किया जाने लगा, यानी ब्यूरोक्रेटिक ये कल्चर ये डेवलप होने लगा। डिसीजन मेकिंग में ये लेट लतीफी होने लगी, भ्रष्टाचार ये बढ़ने लगा, फिर इफिशियंसी नाम की कोई ये चीज नहीं रही, और धीरे धीरे करके ये बहुत सारे ऐसे जो यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, यानी कि सरकारी क्षेत्र की जो ये कंपनियां थी या निगम थे, ये घाटे में ये चलते चले गए। और मतलब एक प्रकार से फिस्कल मिसमैनेजमेंट की स्थिति हो गई, राजकोषीय यानी कि ये कुप्रबंधन की स्थिति हो गई। यानी कि सामान्य तौर पे ये समझिए कि यानी कि ये सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, मतलब उसका राजस्व कम हो गया, आगत कम हो गई, और सरकार का एक्सपेंडिचर जो है ये मल्टीपल टाइम्स से बढ़ते चला गया, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट जो है, राजकोषीय घाटा जो है ये बढ़ते चला गया। और ये राजकोषीय घाटा ये बढ़ने का ये अर्थ हुआ कि सरकार की जो ये बोरोइंग है, यानी कि सरकार के ऊपर जो ये कर्जा जो है ये बढ़ते चला गया, ये ऑल टाइम हाई स्थिति में हो गई। धीरे धीरे करके 80 के दशक में आकर के ये समस्याएं और भी ज्यादा ये क्रॉनिक होती चली गई, और इन समस्याओं ने आगे चल करके यानी कि लगभग ये 90-91 के पास में एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक ये क्राइसिस जो है ये भारतवर्ष के अंदर जनरेट कर दिया। और ये जो इकोनॉमिक ये क्राइसिस थी ये दो रूप में उभर करके सामने आई। एक तो ये था इंटरनेशनल फ्रंट पे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। बैलेंस ऑफ ये पेमेंट के क्राइसिस का ये अर्थ हुआ, यानी सामान्य तौर पे समझिए कि भारतवर्ष के पास विदेशी मुद्रा का भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स है ये ऑल टाइम ये लो चली गई, और भारत सरकार के पास इतना भी ये फॉरेन एक्सचेंज ये नहीं बचा था, यानी विदेशी मुद्रा नहीं बची थी, जिससे कि एक सप्ताह के लिए भी जो इसेंशियल कमोडिटीज होती हैं जिनका कि आपको इंपोर्ट किया जाता था ये बाहर से, तो उसका ये बिल पेमेंट भी यानी कि किया जा सके, इतना भी यानी कि ये पैसा नहीं था भारतवर्ष के पास। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंटरनेशनली जो भी इकोनॉमी के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मोस्टली ये डॉलर के टर्म में होते हैं, यूएस डॉलर के टर्म में होते हैं। यानी भारतवर्ष के पास विदेशी मुद्रा का इतना भी भंडार नहीं बचा था कि एक फोर्टनाइट यानी 8-10 दिन के लिए भी हमारे जो इसेंशियल इंपोर्ट्स थे, क्योंकि अगर आप किसी सामान को या सर्विस को इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उसको आयात करते हैं, तो उसका ये पेमेंट करना होता है, और पेमेंट जो है ये डॉलर में जाएगा, तो इतना पैसा भी मौजूद नहीं था। यानी कि भारतवर्ष की जो इकोनॉमी की एक क्रेडिबिलिटी है, आर्थिक विश्वसनीयता है इंटरनेशनल फ्रंट पे, वो खतरे में पड़ गई थी। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, ये एक बहुत ही ह्यूज क्राइसिस थी। और दूसरा, आपको डोमेस्टिक फ्रंट पे इन सब सारे यानी कि ये चीजों का असर पड़ा था, और यानी डोमेस्टिक फ्रंट पे प्राइस राइज बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब इन्फ्लेशन जो है यानी मुद्रास्फीति की दर ये बहुत ही ज्यादा ये बढ़ गई थी। इसेंशियल ये कमोडिटीज के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे थे, और भारतवर्ष एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक ये क्राइसिस से होकर के ये गुजर रहा था। तो वैसे ही टाइम में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, और उसमें ये वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन लोगों ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेते हुए भारतवर्ष में एक नए प्रकार की आर्थिक नीति की घोषणा की कि अब भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी को यानी लिबरलाइज किया जाएगा। लिबरलाइज करने का ये अर्थ है कि ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल हटाया जाएगा, रिलैक्स किया जाएगा धीरे धीरे। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको या तो ये बेच दिया जाएगा, और नहीं तो अधिकतर जो ये लॉस मेकिंग जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें स्ट्रैटेजिक जो शेयर है ये प्राइवेट सेक्टर को ये बेच दिया जाएगा, जिससे कि उन यानी कि आपको लोक उपक्रमों का
जो मैनेजमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाए और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। इसका ये मतलब है कि अब हम लोग इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी नहीं रहेंगे। मतलब हम लोग जो इतने सारे ये टैरिफ्स हम लोगों ने ये लगा करके रखा है जिससे कि ये बाहर की आर्थिक व्यवस्थाओं से हम यानी कि दूर रहें, हमारी आर्थिक व्यवस्था इनवर्ड लुकिंग थी, तो वो सब सारे रेस्ट्रिक्शंस को आपको हटाया जाए। यानी कि जो ये कोटा सिस्टम था, ये टैरिफ सिस्टम था, इन सबको धीरे धीरे रिलैक्स किया जाए जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं को आसानी के साथ एक्सपोर्ट किया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, यानी कि कैपिटल का इनफ्लो हो सके, आउटगोइंग हो सके, ठीक है, ये लेबर का ये फ्री फ्लो, ये मूवमेंट हो सके अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक ये व्यवस्था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ वो इंटीग्रेट करे, इंटरकनेक्शंस स्थापित हों और एक दूसरे के साथ हम लोग यानी कि मिलजुल करके आर्थिक संबंधों को ये बनाए। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, इन सारे ये सिद्धांतों के आधार पे न्यू इकोनॉमिक ये पॉलिसी की भारतवर्ष में ये घोषणा की गई और भारतवर्ष के यानी इकोनॉमिक सिस्टम को ओपन किया गया, इसको लिबरलाइज किया गया। और उसके बाद की जो ये आपको ये कहानी है वो अभी तक ऑनगोइंग है। और उस समय चूंकि भारतवर्ष की इतनी ये वित्तीय हालत ये खराब हो गई थी कि हम लोग के पास यानी कि कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि यानी कि जो भारतवर्ष है वो आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास यानी पहुंचा था वो लोन के लिए, जिससे कि हमारे यहाँ जो आर्थिक संकट है उससे ये निपटा जा सके। तो आईएमएफ ने एक वह कंडीशनल ये लोन देने की पेशकश की थी, यानी आईएमएफ ने बोला कि हम आपको पैसा देंगे लेकिन इसके एवज में आपको अपने ये देश के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन करना होगा अपनी आर्थिक नीतियों में। और वो जो आर्थिक नीतियां हैं वो उदारीकरण, निजीकरण, डाउनसाइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट और भूमंडलीकरण से ये प्रेरित होना चाहिए। तो भारतवर्ष के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। भारत सरकार ने आईएमएफ के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आईएमएफ ने लगभग $7 बिलियन का लोन जो है वो कंडीशनल लोन उसने ये प्रोवाइड किया था, एक वह बेल आउट ये पैकेज के रूप में, जिससे कि भारतवर्ष उस आर्थिक संकट से ये बाहर निकल सके। और दूसरी तरफ मतलब ये तो ये कंपल्सन की बात हो गई और ये एक जरूरत भी थी। जरूरत इसलिए थी कि जिस आर्थिक नीति को लेकर के हम लोग लगभग यानी 1950 से लेकर के 1990 तक यानी कि 40 सालों तक जिस आर्थिक नीति को हम लोग लेकर के ये चले थे, तो वो आर्थिक नीति ठीक है अपने समय में उन्होंने ये फंक्शन भी किया, उसके बेनिफिट्स भी हम लोगों को मिले, लेकिन अब धीरे धीरे जो बदलती हुई जो परिस्थितियां थी, जो देश की जरूरतें थी, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब वो सब जो आर्थिक नीतियां थी ये कहीं ना कहीं से वो उनमें एक बदलाव की जरूरत थी, एक महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत थी। तो उस समय की जो इंडियन ये लीडरशिप थी यानी मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में, तो ये लोग ने इस चीज को देखा कि एक मौका भी है कि भारतवर्ष में आर्थिक सुधारों को लागू किया जाए, यानी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए और इस प्रकार से ये पूरा चीज मतलब ये भारतवर्ष में आर्थिक यानी कि सुधारों की शुरुआत हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद एक और वीडियो में आपको इस चीज को मैं बताऊंगा कि आर्थिक सुधार होते क्या है एक्चुअली और उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हमारे इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स पे ये कैसे पड़ा है, उसके पॉजिटिव ये बेनिफिट्स क्या है और इसके साथ साथ जो आर्थिक सुधार है उससे संबंधित जो आर्थिक नीतियां हैं जो कि ये भारतवर्ष में 1991 के बाद के यानी समय से वो ऑनगोइंग है, अभी तक वो एफर्ट हैं वो जारी हैं।
तो इसके जो कुछ ये दुष्परिणाम है वो दुष्परिणाम भी अब निकल करके आपको सामने आने ये शुरू हो गए हैं। तो उस ये दुष्परिणामों के भी बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो ये पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोग एक वह कॉम्बिनेशन में ये चल रहे हैं कि एक एजुकेटिव ये वीडियो, क्योंकि यानी मेन फोकस यही है, हम लोग का मेन फोकस यही है कि अपने ये वीडियोस के माध्यम से जो गुड जो बातें हैं या वैसी बातें जो कि ये सामान्य लोग ये नहीं समझ पाते हैं, और केवल वो न्यूज देख करके, और आजकल ये न्यूज में ये क्या चलता है आपको मालूम भी है, और वो लोग अपनी ये राय बनाने लगते हैं। लेकिन वो मुद्दा क्या है एक्चुअल में, उस मुद्दे का जो यानी फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो क्या है, उसके बारे में एक सामान्य व्यक्ति को यह समझ में आने योग्य रूप से यह जानकारी देना या उसके बारे में बताना, यह हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है। भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर, यानी सामाजिक मुद्दे भी हो सकते हैं, आर्थिक मुद्दे भी हो सकते हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। और ये सब सारे जो डिस्कशंस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, खास करके हमारे यूथ के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स वो चाहे वो किसी भी परीक्षा की ये तैयारी कर रहे हो, उससे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ये पेशेंस लेकर के आप ये सुने। अच्छा लगे तो ठीक, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।